नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा कर रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का जो चैप्टर 31 है, अध्याय 31 है, उस पर आज के इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे, जो व्यवस्था करता है आपराधिक मामलों के अंतरण से संबंधित प्रावधान, ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड प्रोविजंस। मित्रों, इस चैप्टर में जो है कुल 7 धारा है, छोटा सा चैप्टर है, जो कि सेक्शन 406 से लेकर सेक्शन 412 तक प्रोवाइडेड है। धारा 406 से लेकर धारा 412 तक टोटल 7 सेक्शंस हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो। मित्रों, चैप्टर 31 में टोटल 7 सेक्शन है, टोटल 7 धाराएं हैं, और अध्ययन की दृष्टि से हम इन सेक्शंस को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहले भाग में वो सेक्शंस रखी गई हैं जिनमें अपील और मामलों के अंतरण से संबंधित प्रावधान है। ध्यान दीजिएगा, अंतरण से संबंधित प्रावधान है, धारा 406 से लेकर धारा 408 तक। और दूसरे भाग में हम उन सेक्शंस को रख रहे हैं जो कि मामलों को वापस लेने से संबंधित या मामलों को वापस मांगने से संबंधित प्रावधान करती है। देखिए, दोनों में डिफरेंस है। यहां पर जो है न्यायालय क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान है, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के प्रावधान है कि ये अपने अधीनस्थ न्यायालय के किसी मामले को किसी अन्य न्यायालय को अंतरित कर सकते हैं, उसको जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। और यहां पर जो प्रावधान है, यहां पर जो है किसी अधीनस्थ न्यायालय से मामले को वापस अपने पास मंगाना। तो यहां पर हम जो है इन सेक्शंस को जो है इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसमें पहले भाग में हमने उन सेक्शंस को रखा है जो कि मामले के अंतरण से संबंधित प्रावधान करती हैं, धारा 406 से लेकर धारा 408 तक। और यहां पर हमने सेकंड पार्ट में उन सेक्शंस को रखा है जो कि मामलों का वापस लिए जाने से संबंधित प्रावधान करती हैं, धारा 409, धारा 410, धारा 412। तो 3 धाराएं जो है यह मामले को वापस लेने से संबंधित धारा है। और इसी के साथ एक धारा और है, धारा 411 सेक्शन 411। यह कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के संबंध में प्रावधान करती है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है, जिला मजिस्ट्रेट जो है, अपने अधीनस्थ के किसी न्यायालय से, यहां पर जिला मजिस्ट्रेट, इसी के साथ उपखंड मजिस्ट्रेट को पावर दिए गए हैं कि अपने अधीनस्थ किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से मामले को अंतरित कर सकता है किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास, या फिर मामले को वापस बुला सकता है। तो यहां पर हम इन प्रावधानों को देखेंगे। तो इस प्रकार से हम इनको 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर अध्ययन कर रहे हैं। तो यहां पर हम देखें 406 से लेकर धारा 408 तक की धाराओं को, जिसमें सबसे पहली धारा 406 है। अब यहां पर धारा 406 सेक्शन 406 यह प्रावधान करती है कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को अगर यह प्रतीत कराया जाता है, अब प्रतीत कैसे कराया जाएगा कि भाई उसको जो है आवेदन दिया जा सकता है। आवेदन कौन कौन दे सकता है? तो यहां पर प्रावधान दिए गए हैं कि भारत का महान्यायवादी जो है आवेदन कर सकता है, या फिर कोई हितवत पक्षकार जो है, उस मामले से हितवत पक्षकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर सकता है। तो जब ऐसे आवेदन पर उच्चतम न्यायालय को किसी मामले या अपील के संबंध में यह प्रतीत कराया जाता है कि उस मामले को न्याय के उद्देश्य के लिए, अब यहां पर ध्यान रखना, इसका एक ही रीजन है कि न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो है उस मामले को, उस अपील को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को, या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ दंड न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ दंड न्यायालय को मामला या अपील अंतरित करने का निर्देश दे सकता है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को जब प्रतीत कराया जाता है तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट न्याय के उद्देश्य के लिए ऐसे मामले को अंतरित करने का जो है आदेश दे सकता है। या तो वो है एक हाई कोर्ट से किसी दूसरे हाई कोर्ट को अंतरित करने का आदेश दे सकता है किसी मामले को, या फिर जो है एक हाई कोर्ट के अधीनस्थ किसी दंड न्यायालय के मामले को किसी दूसरे हाई कोर्ट के अधीनस्थ किसी न्यायालय को मामले को ट्रांसफर करने का आदेश दे सकता है। तो यहां पर यह प्रावधान है। अब इसके बाद अभी मैंने आपको बताया कि भाई आवेदन कौन कर सकता है, तो देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर ही इस धारा के अधीन कार्य कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
क्योंकि अभी हम हाईकोर्ट के संबंध में देखेंगे तो वहां पर आपको जो है कुछ और प्रावधान मिलेंगे। तो यहां पर जो मेन बात है वो ये है कि इस धारा के तहत जो आवेदन कर सकता है या इस धारा के तहत सुप्रीम कोर्ट जो कार्यवाही कर सकता है वह कैसे कर सकता है, जब उसे भारत के महान्यायवादी ने आवेदन किया हो या फिर हितबद्ध पक्षकार ने आवेदन किया हो। अब यहां पर एक बात को ध्यान रखना है कि जब भारत का महान्यायवादी आवेदन करता है तो वह सिंपली एक एप्लीकेशन आवेदन जो भी है उसके द्वारा कर सकता है, लेकिन अगर हितबद्ध पक्षकार अगर आवेदन कर रहे हैं तो हितबद्ध पक्षकार जो है शपथ पत्र द्वारा समर्थित आवेदन पत्र जो है किसको दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। अब यहां पर शपथ पत्र पेश करने की जो कंपल्सर या कह सकते हैं बाध्यता है वह भारत के महान्यायवादी के लिए नहीं है। यह बाध्यता किनके लिए है, पक्षकारों के लिए, हितबद्ध पक्षकारों के लिए जो है कि वह जब आवेदन करें तो आवेदन जो है समावेदन के द्वारा लिया जाएगा और वह आवेदन एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित होगा कि इस मामले में जो है यह तथ्य है और न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो है ऐसे मामले को किसी एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरित किया जाना चाहिए। तो न्यायालय जो है इस आवेदन पर विचार कर जो है या तो आवेदन को स्वीकार कर सकता है या आवेदन को खारिज कर सकता है। अगर स्वीकार कर लिया है तो क्या करेगा, उस मामले को एक हाईकोर्ट से किसी अन्य हाईकोर्ट को ट्रांसफर कर देगा या एक हाईकोर्ट के अधीनस्थ किसी दंड न्यायालय के मामले को किसी दूसरे हाईकोर्ट के अधीनस्थ किसी दंड न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट जो है ट्रांसफर करने का आदेश निर्देश दे सकता है। अब यहां पर ये तो बात हुई कि भाई अगर आवेदन स्वीकार कर लिया तो, लेकिन अगर आवेदन खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि ऐसा आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला था, तो ऐसी कंडीशन में जिस व्यक्ति ने आवेदन किया है उसको जो है सुप्रीम कोर्ट 1000 रुपए तक का प्रतिकर का संदाय करने का निर्देश दे सकती है, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो टाइम है, जो कीमती समय है, उसको जो है कह सकते हैं वेस्ट किया है तुच्छ या तंग करने वाला आवेदन दाखिल कर। तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, 1000 रुपए तक का प्रतिकर देने का आदेश दे सकता है। अब प्रतिकर किसको दिया जाएगा, प्रतिकर उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने इस आवेदन का विरोध किया था, जिसने इस आवेदन के लिए जो है डिफेंस में या इसके विरोध में न्यायालय में अपनी बात कही थी, तो उस व्यक्ति को कंपनसेशन दिया जा सकता है। तो यहां पर धारा 406 में जो है सुप्रीम कोर्ट के पावर्स हैं और निबल सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां हैं कि वह एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को मामला अंतरित कर सकते हैं। अब हम देखें अगली सेक्शन 407 धारा 407। धारा 407 में जो है हाईकोर्ट की शक्ति दी गई है कि हाईकोर्ट जो है किसी मामले या अपील को, अब यहां पर एक बात और ध्यान रखना है, जहां पर हमने धारा 406 देखा, 407 हम देख रहे हैं, तो इन दोनों में मामले और अपील से अपीलों को ट्रांसफर करने के लिए संबंध में प्रावधान है। यहां पर किसी पुलिस स्टेशन में अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उस इन्वेस्टिगेशन को जो है ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यहां पर जो ट्रांसफर होगा वह मामले या अपील को जो है ट्रांसफर होगा। इन्वेस्टिगेशन वगैरह अगर कोई पुलिस अधिकारी कर रहा है, जांच वगैरह कर रहा है, तो उसको ट्रांसफर जो है इस सेक्शन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। तो वही कहानी है यहां पर 407 में कि अपील और मामलों को अंतरित करने के लिए किसी इन्वेस्टिगेशन को या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है उसको अंतरित करने के लिए आदेश नहीं दिया जाता है। तो यहां पर क्या कहा गया है कि मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट की शक्ति। अब यहां पर यह प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट को यह प्रतीत कराया जाता है कि उसके समक्ष कोई मामला, अगर उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में कोई मामला चल रहा है और वह मामला जो है उस कह सकते हैं कि उस न्यायालय में जो है उसका जो है रिजु विचारण या पक्षपात रहित विचारण जो है नहीं किया जा सकता। मतलब हाईकोर्ट को यह प्रतीत कराया जाए कि भाई जो मामला अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा है, जो दंड न्यायालय मामला चल रहा है, वह रिजु या पक्षपात रहित उसमें जांच विचारण उस न्यायालय में नहीं हो सकता। तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है क्या कर सकता है, उस मामले को एक उस अधीनस्थ जो भी न्यायालय है, दंड न्यायालय है, उससे किसी अन्य दंड न्यायालय को अंतरित कर सकता है। इसी के साथ साथ आगे इसमें यह भी प्रावधान दिया गया है कि अगर उच्च न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है
कि किसी असाधारण विधि प्रश्न के उठने की संभावना है, उस मामले में जो अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा है उसमें जो है कोई असाधारण विधि प्रश्न उठने की संभावना है, तो ऐसी कंडीशन में भी हाईकोर्ट क्या कर सकता है, उस मामले को या तो अपने पास वापस बुला लेगा या फिर अन्य कोई ऐसा सफिशिएंट जो भी कोर्ट है उसको ट्रांसफर कर सकता है। इसी के साथ साथ यहां पर आगे प्रावधान किए गए हैं कि इस धारा के अधीन आदेश इस संहिता के किसी उपबंधों द्वारा अपेक्षित है, मतलब उच्च न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है कि इस धारा के अधीन जो है इस संहिता में कोई ऐसे प्रावधान है जिसके अनुसार उस मामले को अंतरित किया जाना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट जो है उस मामले को अंतरित कर सकता है। इसी के साथ साथ पक्षकारों या साक्षियों के लिए साधारण सुविधाप्रद होगा अगर यह विश्वास कराया जाता है कि पक्षकार और साक्षी गणों को जो है सुविधा होगी, अगर उस मामले को ट्रांसफर कर दिया जाए तो उनको सुविधा होगी और मामला जो है सुचारू रूप से वहां पर संचालित या उसमें जांच या विचारण किया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय जो है उसको ट्रांसफर कर सकता है, हाईकोर्ट ट्रांसफर कर सकता है। इसके बाद एक पॉइंट और है कि न्याय के उद्देश्य के लिए, मतलब मेन बात तो न्याय का उद्देश्य की पूर्ति करना है, तो हाईकोर्ट को जो है अगर यह विश्वास कराया जाता है कि भाई न्याय के उद्देश्य की पूर्ति जो है मामले को ट्रांसफर करने के बाद जो विचारण होगा उसमें हो सकेगी, तो न्यायालय जो है इन आधारों पर जो अभी हमने देखे, इन आधारों पर हाईकोर्ट जो है किसी एक अधीनस्थ दंड न्यायालय से मामले को किसी दूसरे अधीनस्थ दंड न्यायालय में मामले को अंतरित करने के लिए जो है निर्देश दे सकता है, आदेश दे सकता है। अब इस धारा में जो है कुछ आधार दिए हैं, कुछ न्यायालय का उल्लेख किया है जो है ऐसा ट्रांसफर हो सकता है, जैसे कि इसमें कहा गया है किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे किसी न्यायालय द्वारा किया जाए जो धारा 177 से धारा 185 तक के अधीन तो आहरित नहीं है, मतलब कि जो अध्याय 13 है, ध्यान दीजिएगा, चैप्टर 13 है जिसमें जांच और विचारण में दंड न्यायालय की अधिकारिता का उल्लेख किया है, उस चैप्टर के अंतर्गत तो वो न्यायालय उस मामले को सुनने के लिए अधिकृत नहीं है, लेकिन अन्यथा वो न्यायालय सक्षम है, तो ऐसे न्यायालय को हाईकोर्ट क्या कर सकता है, उस मामले को इस प्रकार के न्यायालय को ट्रांसफर कर सकता है। इसी के साथ साथ किसी अन्य विशिष्ट न्यायालय को ट्रांसफर कर सकता है, या फिर अन्य किसी, या तो जो है उसी न्यायालय के जिसमें वो मामला चल रहा था उसके जो भी समतुल्य न्यायालय है उसमें ट्रांसफर कर सकता है, या किसी वरिष्ठ दंड न्यायालय में ट्रांसफर कर सकता है। तो यहां पर जो है उच्च न्यायालय को इन निम्नलिखित आधारों पर किसी मामले को एक अधीनस्थ दंड न्यायालय से किसी दूसरे अधीनस्थ दंड न्यायालय में मामले को अंतरित करने की शक्ति प्रदान की गई है। अब यहां पर यह भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब उच्च न्यायालय इस धारा के तहत कार्रवाई करेगा तो यहां पर जो है आवेदन किस किस माध्यम से जो है न्यायालय को यह प्रतीत कराया जा सकता है। जैसे कि हमने उधर देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है दो ही ऑप्शन थे कि सुप्रीम कोर्ट को जो है किसी मामले को अंतरित करने के लिए जब उसको प्रतीत कराया जाता है, आवेदन किया जाता है, तो दो ही प्रावधान हमने देखे, या तो भारत का महान्यायवादी आवेदन करे या फिर हितबद्ध पक्षकार आवेदन करे। लेकिन अगर हम हाईकोर्ट की बात देखें तो हाईकोर्ट में जो है कुछ अलग प्रावधान है। तो क्या क्या प्रावधान है, तो इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर, मतलब अधीनस्थ कोई निचला न्यायालय है उसने ही अपनी रिपोर्ट दी है हाईकोर्ट को कि साहब इस मामले को ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि यहां पर इसका विचारण जो है रिजु तरीके से, सुचारू तरीके से नहीं हो सकता है। तो निचले न्यायालय ने अगर अपनी रिपोर्ट की है, या फिर हितबद्ध पक्षकारों ने आवेदन किया है, या फिर स्वप्रेरणा से हाईकोर्ट जो है बगैर किसी आवेदन के, बगैर किसी रिपोर्ट के जो है स्वप्रेरणा से भी जो है ऐसे मामले को ट्रांसफर कर सकता है। तो यहां पर आपको डिफरेंस क्या समझ में आया, तो देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब एप्लीकेशन दायर होता है तो वहां पर एक ही ग्राउंड है कि न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ऐसा करना आवश्यक है, ट्रांसफर करना आवश्यक है। लेकिन अगर हम हाईकोर्ट को देखें तो हाईकोर्ट के जो आधार हैं, यहां पर मैंने आपको बताया 1, 2, 3 और इसमें भी कुछ और आधार हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न आधारों पर हाईकोर्ट ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही ट्रांसफर कर सकता है। दूसरा डिफरेंस यहां देखने को यह मिला
कि सुप्रीम कोर्ट में जो एप्लीकेशन है वह भारत का महान्यायवादी या फिर हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर ही कार्रवाई हो सकती है। लेकिन यहां पर दो और ऑप्शन है, यहां पर निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर भी हाईकोर्ट काम कर सकता है। इसी के साथ हम देखें कि हाईकोर्ट जो है स्व प्रेरणा पर भी, अपने स्व मोटो भी जो है इस धारा के तहत कार्रवाई कर सकता है। अब यहां पर ये सारे प्रावधान देखे। अब हाईकोर्ट के समक्ष जब ऐसा आवेदन आया है, किसी व्यक्ति ने आवेदन किया है, इसको यहां पर और देख लीजिएगा कि हाईकोर्ट में आवेदन जो है कौन कौन कर सकता है। एक तो राज्य का महाधिवक्ता कर सकता है और हितबद्ध पक्षकार कर सकते हैं। अब अगर राज्य के महाधिवक्ता ने आवेदन किया है तो यह सामान्य एक आवेदन जो भी है ट्रांसफर के लिए फाइल कर सकता है। लेकिन अगर हितबद्ध पक्षकार आवेदन कर रहे हैं तो वही जो कि हमने सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों में देखा, धारा 406 में देखा कि भाई अगर कोई हितबद्ध पक्षकार कर रहा है तो वह शपथ पत्र द्वारा समर्थित होगा और ऐसा आवेदन समावेदन के द्वारा जो है हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो यहां पर जो है हम यहां पर देखें तो आवेदन कर दिया गया। अब आवेदन करने के बाद जो है दो उपचार हैं, या तो आवेदन स्वीकार किया जाएगा या आवेदन खारिज किया जाएगा। अगर स्वीकार कर लिया जाए तो हाईकोर्ट जो है उस मामले को अंतरित कर देगा। लेकिन अगर अस्वीकार कर दिया और हाईकोर्ट को यह लगा कि ऐसा मामला तुच्छ या तंग करने वाला था, ऐसा मामला जो है हाईकोर्ट में जो है तुच्छ था या फिर तंग करने वाला था, बगैर कारण के जो हाईकोर्ट में पेश कर दिया गया था, तो हाईकोर्ट जो है ऐसे आवेदनकर्ता को, जिसने आवेदन किया था मामले को अंतरित करने के लिए, उसके ऊपर जो है 1000 रुपए तक का प्रतिकर लगा सकता है कि 1000 रुपए तक का प्रतिकर जो है किसको अदा करे, ऐसे व्यक्ति को अदा करे जिसने ऐसे आवेदन का क्या किया था, हाईकोर्ट में उस आवेदन का विरोध किया था, डिफेंस में जो था। तो यहां पर जो है यही सारे प्रावधान यहां पर उल्लिखित है। अब एक चीज को और ध्यान रखिएगा कि हाईकोर्ट में जब इस प्रकार का आवेदन है, अगर हाईकोर्ट किसी सेशन न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय के मामले को इस सेक्शन के तहत जो है कार्रवाई कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इस सेक्शन में कार्रवाई जो है हाईकोर्ट तभी कर सकता है जब एप्लीकेशन सेशन न्यायालय में दाखिल की गई हो और सेशन न्यायालय ने एप्लीकेशन खारिज कर दी हो। तो फिर वह एप्लीकेशन धारा 407 में हाईकोर्ट में आई और हाईकोर्ट फिर उसमें कार्रवाई करता है। सिंपल सी बात है, एक स्टेप है कि भाई अगर सेशन कोर्ट ऐसा कर सकता है तो सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जानी चाहिए। वहां पर अगर एप्लीकेशन की सुनवाई नहीं हुई है, खारिज हो गई है, तो फिर हाईकोर्ट में लगाई जा सकती है। अब इसके बाद जो है तीसरी धारा है धारा 408। तो देखिए सेक्शन 408 में प्रावधान किए गए हैं मामलों और अपीलों को अंतरित करने की सेशन न्यायालय की शक्ति। तो बात को समझिएगा, हमने जो है सेक्शन 406 में देखा सुप्रीम कोर्ट की पावर, सेक्शन 407 में हमने हाई कोर्ट की पावर देखी। इसी प्रकार से सेक्शन 408 में धारा 408 में जो है सेशन न्यायाधीश की शक्तियां दी गई हैं कि सेशन न्यायाधीश भी जो है क्या कर सकता है, किसी मामले या अपील को जो है अंतरित करने का आदेश दे सकता है। तो यहां पर आप बात समझिएगा कि सेक्शन 408 में जो सेशन न्यायालय को शक्ति दी गई है, वह शक्ति जो है उन्हीं ग्राउंड पर, उन्हीं आधारों पर जो है सेशन न्यायालय कार्रवाई कर सकता है जिन आधारों पर हाईकोर्ट को पावर दिया गया था कि वह इस मामले में कार्रवाई करे। हमने अभी देखे, जैसे कि हमने देखा कि हाईकोर्ट को यह प्रतीत कराया जाता है कि उसके अधीनस्थ किसी दंड न्यायालय में रिजू या पक्षपात रहित जांच या विचारण नहीं हो सकेगा। तो यही प्रावधान जो है सेशन न्यायालय पर भी एप्लीकेबल हो जाएंगे कि सेशन न्यायालय को यह प्रतीत कराया गया हो कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में जो है कोई मामला जो है उसका रिजू या कह सकते हैं पक्षपात रहित विचारण नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर हाईकोर्ट के जो प्रावधान हैं वही प्रावधान सेशन न्यायालय में भी एप्लीकेबल होते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात है जो कि परीक्षा की दृष्टि से हमें ध्यान रखना है कि अगर आवेदन धारा 408 के अंतर्गत सेशन न्यायालय को किया गया है और सेशन न्यायालय के समक्ष जो आवेदन किया गया है अगर वह स्वीकार कर लेता है सेशन न्यायालय तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसफर कर देगा। लेकिन अगर स्वीकार नहीं करता और उसे ऐसा लगता है कि ऐसा आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला था, तो यहां पर सेशन न्यायालय जो है ऐसे आवेदक को 250 रुपए 250 रुपए का प्रतिकर का आदेश देगा
कि ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर अदा करे जिसने ऐसे आवेदन का विरोध किया था। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा प्रतिकर कितना था, 1000 रुपए का था, 1000 रुपीज का था। हाई कोर्ट में भी 1000 रुपए का था, 1000 रुपीज का था। लेकिन जब हम सेशन न्यायालय के प्रावधान देखते हैं तो यहां पर प्रतिकर की राशि जो है वह 250 रुपए है। तो यहां पर जो है यह इसमें डिफरेंसेस हैं। तो ये तीनों धाराएं जो है मामलों को अंतरित करने से के संबंध में प्रावधान करती हैं। अब हम देखते हैं जो रिमेनिंग 4 प्रावधान है, 4 सेक्शन जो रिमेनिंग है, बेसिकली इनमें से जो 3 सेक्शन है जो मामलों को वापस लिए जाने के संबंध में प्रावधान करती हैं, धारा 409, धारा 410, धारा 412। और इसी के साथ हम देखेंगे धारा 411 जो कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट की मामले को अंतरित करने और मामले को वापस लेने की शक्ति के संबंध में प्रावधान करते हैं। मित्रों, अब हम देखते हैं धारा 409 से धारा 412 तक के प्रावधान जो कि मामलों और अपीलों को वापस बुलाने से संबंधित है, वापस मांगने से संबंधित है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखें धारा 409। यह जो है सेशन न्यायाधीश को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह अपने अधीनस्थ किसी सहायक सेशन न्यायाधीश से, किसी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से या किसी अपर सेशन न्यायाधीश से मामले को वापस अपने पास बुला सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात हमको यह ध्यान देनी है कि अगर सेशन न्यायाधीश किसी मामले को सहायक सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से वापस कॉल करना चाहता है तो सेशन न्यायाधीश जो है कभी भी वापस कॉल कर सकता है, चाहे उस मामले में इन न्यायाधीशों ने कार्यवाही प्रारंभ कर दी हो या कार्यवाही प्रारंभ ना की हो। किसी भी समय जो है सेशन न्यायाधीश इस मामले को, जो कि यह सहायक सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिनमें विचारण कर रहे हैं, उनको किसी भी समय जो है सेशन न्यायाधीश अपने पास वापस बुला सकता है। लेकिन वहीं हम देखें अपर सेशन न्यायाधीश से अगर किसी मामले को सेशन न्यायाधीश द्वारा वापस बुलाना है तो ऐसी कंडीशन में तभी बुला सकता है जब अपर सेशन न्यायाधीश ने उस मामले में सुनवाई प्रारंभ ना की हो। अगर एक बार अपर सेशन न्यायाधीश ने उस मामले में कार्यवाही प्रारंभ कर दी तो धारा 409 के अंतर्गत सेशन न्यायाधीश उस मामले को वापस कॉल नहीं कर सकता है। तात्पर्य यह है कि सहायक सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से मामले को कॉल करना है, वापस मांगना है तो कभी भी मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अपर सेशन न्यायाधीश से मामले को वापस मांगना है सेशन न्यायाधीश को, तो वह तभी मांग सकता है जब अपर सेशन न्यायाधीश ने उस मामले में कार्यवाही प्रारंभ ना की हो। तो यहां पर जो है हमने सेशन न्यायाधीश के मामले और अपीलों को वापस लेने से संबंधित प्रावधान धारा 409 में देखे। अब हम देखते हैं धारा 410। यह कहती है न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों को वापस लिया जाना। अब न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है यह भी कई बार किन्हीं मामलों को अपने किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को सुपुर्द कर देते हैं कार्रवाई करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेटों को यह शक्ति दी गई है कि वह उन मामलों को वापस बुला सकते हैं। अब इस सेक्शन के अंतर्गत जो है उपधारा 1 के अंतर्गत जो है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह शक्ति दी गई है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को यह शक्ति दी गई है कि वह अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट के पास किसी मामले को, जो कि उस मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारण किया जा रहा है, उस मामले को जो है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी वापस बुला सकते हैं। वहीं हम देखें उपधारा 2 के अंतर्गत किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान किया गया है। अगर कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उस मामले को धारा 192 की उपधारा 2 के अंतर्गत अगर किसी अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर किया है, तो ऐसा कोई मजिस्ट्रेट जो है वह भी सेक्शन 4010 के अंतर्गत धारा 410 के अंतर्गत उस मामले को वापस अपने पास कॉल कर सकता है, बुला सकता है, और वापस बुलाने के बाद या तो वो खुद उस मामले में विचारण कर सकता है या फिर किसी अन्य सक्षम न्यायालय को उस मामले को विचारित करने के लिए अंतरित कर सकता है। तो यहां पर जो है धारा 410 में न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों को वापस बुलाए जाने के संबंध में प्रावधान उल्लिखित हैं। अब हम देखते हैं धारा 411। अब धारा 411 थोड़ी अलग सेक्शन है, क्योंकि इसमें जो है
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के पावर दिए गए हैं कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है अपने अधीनस्थ किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास अगर कोई मामला चल रहा है या उस विचारणी है, तो वहां पर ऐसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है उस मामले को अपने पास बुला सकते हैं। अब इस सेक्शन के अंतर्गत जो है जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को शक्तियां प्रदान करता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर दो ही मजिस्ट्रेटों का उल्लेख है, एक तो जिला मजिस्ट्रेट का उल्लेख है, दूसरा उपखंड मजिस्ट्रेट का उल्लेख है। अब ये दोनों मजिस्ट्रेट जो है क्या कर सकते हैं, अपने अधीनस्थ किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के या तो मामले को हवाले कर सकते हैं सुनने के लिए उपधारा 1 में, या फिर उस मामले को जो हवाले कर दिया है उस मामले को वापस बुला सकते हैं अपने पास और उस मामले का या तो खुद विचारण कर सकते हैं या फिर अन्य किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को उस मामले को विचारण करने के लिए सुपुर्द कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो यहां पर धारा 411 में कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के बारे में शक्ति प्रदान की गई है, प्रावधानित किए गए हैं कि वह अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से, किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से मामले को वापस ले सकते हैं और वापस लेकर उस मामले को खुद भी सुन सकते हैं या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ऐसे मामले को विचारित करने के लिए सुपुर्द कर सकते हैं। तो 411 के अंतर्गत जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के पावर उल्लेखित हैं। अब हम देखते हैं धारा 412 सेक्शन 412, यह एक स्पेशल बात कहती है कि जब कभी भी कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट, चाहे वो सेशन न्यायाधीश हो, चाहे वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हो या फिर कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो, जैसे कि हम देखें धारा 408 के अंतर्गत हमने ये देखा था कि सेशन न्यायाधीश जो है किसी मामले को एक दंड न्यायालय से जो उसके अधीनस्थ है किसी अन्य दंड न्यायालय जो उसके अधीनस्थ है उसको अंतरित कर सकता है, धारा 408 के अंतर्गत। फिर इसके बाद हमने धारा 409 में देखा था कि भाई सेशन न्यायाधीश जो है किसी मामले को अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय से, दंड न्यायालय से मामले को वापस बुला सकता है। फिर हमने 410 में यहां पर हमने देखा था कि मजिस्ट्रेटों को भी, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उनको भी शक्तियां दी गई है। धारा 411 में हमने देखा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को शक्तियां दी गई है। तो ऐसे मजिस्ट्रेट जब धारा 408 के अंतर्गत, धारा 409, धारा 410, धारा 411 इनके अंतर्गत जब कार्यवाही करेंगे तो ऐसी कार्यवाही करने के लिए उनको जो है कारण अभिलिखित करना होगा, उनको रीजन लिखना होगा, रीजन अभिलिखित करना होगा कि वह ऐसी कार्यवाही क्यों कर रहे हैं। तो धारा 412 में इन्हीं सब बातों के बारे में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई सेशन न्यायाधीश, अगर कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट या कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट इन सेक्शंस के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं तो उन्हें जो है ऐसी कार्रवाई करने के पीछे क्या कारण है उनको अभिलिखित करना होगा। तो यहां पर हमने जो है यह चारों सेक्शंस देखी, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मित्रों, इसी के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो चैप्टर 31 है, जो कि आपराधिक मामलों के अंतरण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है, इसको हमने देखा। ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये चैप्टर जो है मुख्य रूप से प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देखे गए हैं, लेकिन हमारा आपको सजेशन है कि आप इसको इस प्रकार से तैयार कीजिए कि अगर मेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कर पाए। तो मित्रों, आपसे इजाजत चाहेंगे, मिलेंगे आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।